आज दो बड़ी न्यूज सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहली न्यूज इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले ऐसे सैटेलाइट से रिलेटेड है जिसके लॉन्च होने के बाद इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसका लाभ केवल इंडियन नेवी को ही नहीं होगा बल्कि इसका उपयोग भारत की एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी कर पाएंगे। और दूसरी न्यूज इस बारे में है कि इसरो जिस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है, अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो यह इसरो के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा और इसके बाद भारत को किसी और देश के भी स्पेस पोर्ट और सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल की जरूरत नहीं होगी और इस दिन को इसरो के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि ये दोनों पूरी न्यूज क्या है और साथ में ही इन दोनों न्यूज का एनालिसिस भी करते हैं। दरअसल इस बार इसरो आज 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSAT-7R सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद यह सैटेलाइट इंडियन नेवी की सैटेलाइट से लिंक्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को और भी ज्यादा ताकतवर और तेज बना देगा। यह एक सैन्य उपग्रह है और इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। वैसे इस सैटेलाइट का कोडवर्ड नाम CMS-03 है। इस सैटेलाइट GSAT-7R की इंपॉर्टेंस को जानने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा और वो भारत के स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन से रिलेटेड है। स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन को यूजुअली स्पेस पोर्ट कहा जाता है। इस समय भारत के पास 2 स्पेस पोर्ट हैं, जिसमें से पहला केरल के तिरुवनंतपुरम के जिले में तुम्बा में स्थित है। यह भारत का सबसे पहला स्पेस पोर्ट है जिसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी और अब इस स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन का उपयोग केवल साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए ही किया जाता है। साउंडिंग रॉकेट्स उन रॉकेट्स को कहा जाता है जिनका प्रयोग लो एल्टीट्यूड, अपर एटमॉस्फेयर और आयनोस्फीयर में साइंटिफिक रिसर्च के लिए छोटे उपकरणों को भेजने के लिए किया जाता है। दूसरा स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन या स्पेस पोर्ट जिसके बारे में आप जानते हैं वो है श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से आज 2 नवंबर को GSAT-7R को लॉन्च किया जाना है। और अब भारत सरकार एक नए स्पेस पोर्ट का निर्माण भी कर रही है जो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलासिकरापट्टिनम गाँव में स्थित है। इसका निर्माण का काम 2025 में शुरू हो चुका है। अब अपने मेन पॉइंट पर आकर बात करते हैं कि यह GSAT-7R सैटेलाइट इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत इससे पहले अभी तक ऐसे किसी और सैटेलाइट का उपयोग कर रहा था या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि GSAT-7R या CMS-03 दरअसल पुराने वाले GSAT-7 रुक्मणी को रिप्लेस करेगा जो अभी तक भारत की इंडियन नेवी के लिए सैटेलाइट से लिंक्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क का कार्य करता आ रहा है और अभी तक भारत की इंडियन नेवी के लिए रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। दरअसल GSAT-7 रुक्मणी भारत का पहला सैन्य उपग्रह था जिसे अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था और वह अभी भी काम कर रहा है। देखिए, जब भी युद्ध के समय कोई भी सेना युद्ध के मैदान में होती है तो वहाँ हर एक सैनिक का कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे के साथ और कमांड सेंटर के साथ होना बहुत जरूरी होता है। मान लो अगर ये कम्युनिकेशन किसी भी तरह से टूट जाता है तो सिपाही मोर्चे पर लड़ रहे होते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक होता है। इस सिचुएशन में वो अपने कमांड सेंटर से ना तो अपनी लोकेशन और दुश्मन की लोकेशन या दुश्मन के बारे में बात कर पाते हैं और ना ही वे ये बता पाते हैं कि उन्हें किस प्रकार के हथियारों और कितनी क्वांटिटी में हथियारों की जरूरत है और उन्हें कहां पहुंचाना है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किसी लड़ाई में कम्युनिकेशन नेटवर्क की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए किसी भी देश की सेना का कम्युनिकेशन नेटवर्क का मजबूत और बहुत तेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किसी डिफेंस सिस्टम पर हो रही है और उसमें पाकिस्तान की बात न की जाए तो मजा ही बेकार है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा, जब भारत ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया था तो पाकिस्तान तुरंत ही अपने घुटने पर आ गया था और भारत के DGMO से युद्ध रोकने की भीख मांगने लगा था। अब यहाँ ये बात करते हैं कि हमारे पहले सैन्य उपग्रह GSAT-7 रुक्मणी और आज 2 नवंबर को लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट के बीच में क्या अंतर है। इन दोनों सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस की तुलना करने पर ही हमें पता चल पाएगा कि आज 2 नवंबर को लॉन्च होने वाले GSAT-7R में किस तरह की टेक्निकल एडवांसमेंट की गई है और वो किस तरह से इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही ताकतवर हथियार बनने जा रहा है। देखिए, इस बात को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय विश्व के सभी छोटे और बड़े देश अपनी सेना को और ज्यादा टेक्निकली एडवांस करने के लिए नए नए हथियारों पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को भी अपनी सेना को किसी भी फील्ड में तेजी से टेक्निकली एडवांस करना एक ऐसी जरूरत बन गई है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः हम ऐसी सिचुएशन में देश की सेना को टेक्निकली एडवांस करने से किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकते हैं। चलिए एक बार फिर से अपने टॉपिक पर वापस आकर बात करते हैं।
हैं। दरअसल अगस्त 2013 में इसरो ने भारत का पहला सैन्य उपग्रह GSAT-7 रुक्मणी को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य इंडियन नेवी की सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और पेट्रोलिंग करने वाली स्मॉल बोट्स के साथ आपस में रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्थापित करने के साथ इन सभी का भारत में स्थित कमांड सेंटर के साथ भी रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्थापित करना था। यही काम तो आज 2 नवंबर को लॉन्च होने वाला GSAT-7R सैटेलाइट भी करेगा। पर यहाँ इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट ये आ जाता है कि आज 2 नवंबर को लॉन्च होने वाले GSAT-7R का न केवल कवरेज एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि इस नए सैटेलाइट से अब हमें डेटा और वॉइस के साथ साथ रियल टाइम वीडियो भी प्राप्त होगा और डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बहुत अधिक होगी। अधिक कवरेज एरिया के साथ ही रियल टाइम कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो उपलब्ध कराना इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों के लिए ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अब हम इस सैटेलाइट की मदद से ये भी जान पाएंगे कि हमारे देश की और दुश्मन देश का कौन सा डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट, वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। और इस तरह से बहुत ही तेजी से हमारी इंडियन नेवी, एयरफोर्स या इंडियन आर्मी और इसके साथ ही कमांड सेंटर ये डिसीजन ले पाएगा कि आगे किस तरह का कदम उठाना है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि GSAT-7 रुक्मणी में रियल टाइम फुटेज या वीडियो उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं थी। इसका कारण ये है कि GSAT-7 रुक्मणी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF C बैंड और Q बैंड पर काम करता था और रियल टाइम डेटा और वॉइस की ही कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराता था। पर आज 2 नवंबर को लॉन्च होने वाले सैटेलाइट GSAT-7R या CMS-03 में मल्टी बैंड फ्रीक्वेंसीज UHF S, C और Q बैंड्स की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी वजह से अब हम दुश्मन देशों के डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, वॉरशिप या एयरक्राफ्ट कैरियर के रियल टाइम फुटेज वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। इस सैटेलाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस सैटेलाइट का उपयोग इंडियन नेवी के अतिरिक्त इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी कर सकती है और इससे इन तीनों के मध्य एक निर्णायक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बन सकता है, जिससे भारत की ताकत में बड़ी वृद्धि होगी। यही वजह है कि यह सैटेलाइट सभी दृष्टि से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट होने जा रहा है। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि भले ही GSAT-7R या CMS-03 एक सैन्य उपग्रह है, बावजूद इसके यह नागरिक, सामरिक और दूसरे समुद्री उपयोगकर्ताओं और इसके अतिरिक्त डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं GSAT-7 रुक्मणी और GSAT-7R के कवरेज एरिया के बारे में, जहाँ एक और GSAT-7 रुक्मणी का कवरेज एरिया लगभग 2000 नॉटिकल माइल्स है, वहीं दूसरी ओर आज 2 नवंबर को लॉन्च होने वाले GSAT-7R का कवरेज एरिया न केवल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करेगा, बल्कि ये इंडियन ओशन के भी बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा। इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और वहां से मूव करके ये सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस पोजीशन पर सेट हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, तो इसका उत्तर यह है कि यह एक ऐसा ऑर्बिट है जहां पर कोई भी सैटेलाइट एक ही पोजीशन पर फिक्स रहता है और अर्थ के रोटेशन के साथ ही रोटेट होता रहता है, जिससे इसकी पोजीशन हमेशा एक ही टारगेट पर फिक्स ही रहती है। अब बात कर लेते कि आज 2 नवंबर को लॉन्च होने जा रहे GSAT-7R सैटेलाइट इसरो के लिए एक मील का पत्थर साबित क्यों होने जा रहा है। इसका उत्तर यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत अपनी भूमि से इतने भारी सैटेलाइट, जिसका वजन 4400 किलोग्राम है, को लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट को इसरो अपने लॉन्च व्हीकल LVM-3 से लॉन्च करेगा। इससे पहले भारत इतने या इससे भारी वजन के सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए यूरोपियन स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना की सहायता लेता था। इससे पहले भारत ने 5 दिसंबर 2018 को अपने इतिहास में अभी तक बनाए गए सबसे भारी वजन के सैटेलाइट GSAT-11, जिसका वजन 5854 किलोग्राम था, की लॉन्चिंग फ्रेंच गुयाना स्पेस पोर्ट से एरियाने 5 रॉकेट की सहायता से की थी। अतः इसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि GSAT-7R की लॉन्चिंग के बाद इस लॉन्चिंग को इसरो के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आखिरी बात यह बताना चाहूंगा कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 की यह 5वीं लॉन्चिंग होगी। इससे पहले LVM-3 ने अपनी पिछली लॉन्चिंग में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया था।